Hello, good morning, FIBCom students. Good morning. Good morning. Okay, let's start. Yesterday I sent one video recording. Do you listen it? Do you listen? Yes or no? Do you Yes, listen? ma'am. Yes, ma'am. Okay, आगे का पॉइंट देखते हैं. I think have you heard about this? Have you listened? Yesterday Yes, ma'am. okay, this was the points over. These points were over. Okay, last 2 points we will see from here onwards. 6 point. Communicating severely regarded. Okay, communicating with severely retarded. Severely and profoundly retarded individuals are considered to be hopeless cases. So caretakers make no attempt to communicate with them. The failure to communicate is failure of caregivers, not that of mentally deficient individual. As Rap Davies, who is the who is with the Bureau of Housing and Family Care for the Newark Office of Mental Retardation and Development Disability, says that in some ways we are disabled, and since we don't have the skill to reach in and pull out the communication, that's the real challenge we have before us. तो उसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेटिंग विद सीवियरली रिटार्डेड, कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जब मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन या डिजेबल पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ हम कम्युनिकेट नहीं करते. तो और कम्युनिकेट करने के हमने हमारे लिए हमारे पास उनके लिए इतना वक्त नहीं होता. हम केयर टेकर वगैरह रखते हैं, लेकिन केयर टेकर भी इतना उनके साथ कम्युनिकेट नहीं होते हैं. तो उसकी वजह से एक हम बोलते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनको क्या फीलिंग्स है, वो समझना मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि एज अ रैप डेविस, द रैप डेविस है जो ब्यूरो ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली केयर फॉर न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड डिसेबिलिटी से मीन्स वो शायद उसके ओनर है. तो उन्होंने क्या बताया कि वी इन सम वेज वी आर ऑल्सो डिसेबल because we don't have time to communicate with each other or with our uh, relatives or with our dear one and near one. Okay, means all of us we don't have that communication skill to reach in. कि for example हमारा EQ का मतलब होता है कि इमोशन कॉटन इतना स्ट्रांग नहीं कि फॉर एग्जाम्पल हमें क्या हो रहा है हमें खुद को भी कभी कभी पता नहीं चलता है, तो हम दूसरों के फीलिंग्स को कैसे पता लगा सकते हैं. समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? यस और नो? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो. नो मैम, फिर से बताइए प्लीज. नो मैम, फिर से बताइए ना. कम्युनिकेटिंग विद सीवियरली रिगार्डेड, मैंने क्या बोला कि जैसे कोई भी घर में जब मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या मेंटली रिटार्डेड पर्सन होता है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं. देखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं होता है. केयरटेकर, कुछ घरों में केयरटेकर रखे जाते हैं, लेकिन केयरटेकर का काम क्या है, केयरटेकर क्या करते हैं कि केयरटेकर अपने काम से मतलब रखते हैं. उनका जो सर्विस करना है, उनका जो फैसिलिटी देना है, फॉर एग्जांपल उनको नहलाना धुलाना जो जो कुछ भी है वो सब काम करते हैं, लेकिन उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते. ऐसा हर एक केसेस में मीन्स रेयर केसेस में दिखाई देता है, रेयर केसेस में नहीं बहुत सारे केसेस में ऐसे दिखाई देते हैं. तो जिसकी वजह से जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं वो अपना फीलिंग्स नहीं बता पाते, वो क्या बोलना चाहते वो समझ नहीं सकते. ओके, यहाँ पे जो रैप डेविस बताए गए हैं वो
ओनर है आई थिंक ब्यूरो ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली केयर न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ मेंटली रिटार्डेड एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। ये न्यूयॉर्क में एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके ओनर हैं। उन्होंने क्या बताया कि वी आर ऑल्सो डिजेबल पर्सन, वी आर डिजेबल पर्सन मीन्स वी डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, कि हमारे सबके पास इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कि फॉर एग्जांपल जैसे आईक्यू, आईक्यू मीन्स हमारे दिमाग से जुड़ा है, इंटेलिजेंट क्वार्टेंट, एम आई राइट? आईक्यू का बात करते यस हैं। मैम। तो वो आईक्यू कैसे तय होता है कि फॉर एग्जांपल आपका आईक्यू कैसे मापा जाता है कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जाते हो, कितना कैप्चर करते हो, कितना पढ़ते हो, कितने मार्क्स लाते हो, उस आपके आईक्यू से पता चलता है। लेकिन उसके साथ इमोशनल क्वार्टेंट, ईक्यू, ईक्यू भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान अपना ईक्यू समझ लेगा वो हर एक इंसान का ईक्यू समझ है। कि हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारी जगह पे हम जब दूसरों को रख के देखते हैं या दूसरों की जगह पे हम अपने आप को खुद को रख के देखते हैं, तभी हमें पता चला कि वो क्या महसूस करता होगा। डू अंडरस्टैंड? यस मैम। दैट इज द थिंग। ओके, आगे का पॉइंट Yes, देखते हैं। ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, integrated schooling. It has been found that if the children who are slow learners, for example, those with the dyslexia, are integrated with the normal school cases, they would benefit greatly. The Sri Ram School, Delhi, in slow learners are prepared to gradually participate in the mainstream school courses. Okay. तो फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि मेंटली डिजेबल पर्सन नहीं बोल सकते, मेंटली डिजेबल चिल्ड्रन नहीं बोल सकते। दैट इंटीग्रेटेड स्कूल मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, दोज हु आर स्लो लर्नर्स, कि जिसको हम बोलते हैं कि जो स्लो लर्नर्स है, बाकी और बच्चों की तरह उतना फास्ट कैप्चर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, तारे जमीन पर, उसको जो बीमारी थी वो डायलेक्सिया मीन्स पढ़ने लिखने की बीमारी उसको बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हम बोलते हैं कि नॉर्मल स्कूल में भेजा जा सकता है। और नॉर्मल स्कूल में भी उनको बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें उनको बिठाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ उनको थोड़ा सा पढ़ने लिखने की बीमारी है, ना कि वो मेंटली रिटायर्ड है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। तो दिल्ली में ऐसे स्कूल Yes, हैं, ma'am. यहाँ पे नाम दिया गया है, देखिए श्री राम स्कूल दिल्ली में है, जो ऐसे बच्चों को, स्लो लर्नर्स को बढ़ावा दे रही है। नॉर्मल स्कूल में उसको भर्ती करा के, रिक्रूटमेंट करा के उसको नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल कोर्सेज में उसको लगा रही है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। यस मैम। ओके, आगे का Yes, पॉइंट देखते ma'am. हैं। द साइन लैंग्वेज फॉर डीफ, द डीफ कैन नॉट हियर but their handicap can be overcome by teaching them the sign language. For instance, in the US, the 98% of the school for the deaf teach in the sign language. Okay, अपने साइन लैंग्वेज आपको पता होगा शायद, जैसे बैरों के साथ या हम जो बोल नहीं सकते उनके साथ इशारों से बात की जाती है, उसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस साइन मैम। लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, Yes, तो ma'am. उसका मतलब क्या होता है कि अगर उनकी भाषा में उनके साथ बात करनी है तो आपको उनकी भाषा या उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे अंध व्यक्ति के लिए ब्रेली लैंग्वेज है। ओके, जैसे उनका पर्टिकुलर लैंग्वेज रहता है, वैसे अम, जो बहरे होते हैं, जो हम डीफ और डम्ब पीपल होते हैं, उनके लिए भी एक साइन लैंग्वेज रहता है। तो यूएस में 98% जो स्कूल हैं डीफ पर्सन के लिए, वो उसमें साइन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। डू अंडरस्टैंड? यस ये मैम। सिंपल पॉइंट है, आपको समझ में Yes, ma'am. आएगा। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पैरापैग्लिक फाउंडेशन मतलब क्या? द पैरापैग्लिक फाउंडेशन, द वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन established at Sion, Mumbai in 1968, helps the paraplegics to live with the dignity. For this, it teaches income जनरेटिंग एक्टिविटीज टू सच पर्सन। तो पैरालिग्लिक का देखिए मतलब यहाँ पे दिया गया है, दिखाई दे रहा है? पैरापैग्लिक का मतलब दिया गया है, दिखाई दे रहा है कॉर्नर में यहाँ पे? यस और नो? हेलो, Yes, ma'am. दिखाई दे यस रहा है? मैम। ओके, ये देखिए मैं कर रही हूँ। द पर्सन हुज लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इज सीवियरली अफेक्टेड
has no control over his bladder or bowels or movements of the lower limbs। कि जैसे हम बोलते हैं कि कमर का नीचे का भाग कि लोअर बॉडी उसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा वो आई थिंक पैरालिसिस से या पोलियो वायरस की इफेक्ट से वो डैमेज हो चुका है। आपने देखा भी होगा, ऐसे शायद व्यक्ति देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे? यस मैम हाँ, देखे। तो उसको हम बोलते हैं Yes, ma'am. पैरापैग्लिक। पैरापैग्लिक, पैरा मतलब पैरालिसिस, पैरापैग्लिक वो पैरालिसिस से जुड़ा है कि उसके कमर का नीचे का भाग ठीक से काम नहीं करता है। तो वो क्या होता है कभी कभी कि ऐसे इंसान अपने ब्लैडर मीन्स हम बोलते हैं मूत्राशय और जो हम बोलते हैं मूत्र विसर्जन, उसमें मलाशय और मूत्र विसर्जन ये जो कंट्रोल कर सकते हैं ना हम लोग नॉर्मल पीपल, वैसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे उनका कंट्रोल नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? वैसा उनका यस कंट्रोल मैम। नहीं रहता है। तो मुंबई यस में मैम। सायन में 1968 में ये पैरापैग्लिक फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया गया था कि यहाँ पे ऐसे लोगों को पैरापैग्लिक जो हम बोलते हैं, जो ऐसे लोग हैं उनको केयर टेकर रखा जाता है। तो उसकी वजह से जो केयर टेकर है उनको भी एक इनकम मिलती है। और ये जो लोग होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मूत्र विसर्जन और मलाशय ये नेचुरल चीजें हैं। ओके, नेचुरल चीजें है ना, नेचुरल यस चीज है मैम। कि नहीं? ओके, यस मैम। लेकिन जब हम चार लोगों के बीच में ऐसा कुछ हो गया तो हमें कैसा फील होता है? थोड़ा सा शाय, ओके, गिल्टी यस फील होता है। तो ऐसे लोगों को डिग्निटी के साथ कि उनके ऑलरेडी प्रॉब्लम है पैरालेगिक, हम बोलते हैं कि देयर लोअर बॉडी इज अफेक्टेड बाय द पैरालेगिक। तो उनकी वजह से उनको जो हम बोलते हैं कि समाज में लोगों का जो देखने का नजरिया उनके सामने वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका कंट्रोल ही नहीं है कि कहीं पे भी ये कर देता है। ये दोनों चीजें करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो नेचुरल है पर उनका कंट्रोल नहीं है, उसका प्रॉब्लम अलग है। ये लोगों को समझने तक बहुत देर हो जाती है। तो हमेशा वो क्या फील करते हैं? गिल्टी फील करते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। और यस जो मैम। जो लोग सायन में इसका मीन्स इन लोगों का ख्याल रखते हैं उनको पैसा दिया जाता है। अंडरस्टैंड? डू यस अंडरस्टैंड? मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी ये यूनिट 2 खत्म होगा आज। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है पर मैं पढ़ रही हूँ। कमला मेहता स्कूल फॉर ब्लाइंड is only residential school for the girls in Mumbai. Here there is no special teaching. Apart from being taught to read and write in Braille, children are brought up like a normal children। तो कमला मेहता जो स्कूल है वो पर्टिकुलर जो अंधे लड़कियां हैं उनके लिए बनाई गई है, वो भी मुंबई में है। वहाँ पे कोई स्पेशल टीचिंग नहीं दिया जाता। जैसे हम बोलते कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनको जैसा स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है, तो इतना स्पेशल एजुकेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन उनको जो पढ़ाया जाता है जैसे डीफ और डम पीपल के लिए साइन लैंग्वेज होती है, वैसे ब्लाइंड पीपल के लिए कौन सी लैंग्वेज होती है? ब्रेली। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेली। ब्रेली। ब्रेली में उसको पढ़ाया जाता है और उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, आगे का देखते हैं। पेरेंट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम that this small organization teaches Down syndrome children to develop their strength। तो ये इसमें बताया गया है कि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं या उनका जो हम बोलते हैं कि डाउन सिंड्रोम मीन्स आई थिंक उसको उनका जो स्ट्रेंथ है, तो उनका स्ट्रेंथ बनाने के लिए या उनको स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया है जिसको नाम दिया गया है पेरेंट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। समझ में आ रहा है? डाउन सिंड्रोम आपने देखा कि डाउन सिंड्रोम किसको बोलते हैं? देखा आपने कल गूगल पे देखा? यस और नो? नहीं, आंसर नहीं आ रहा है उसका मतलब नहीं है। No, ma'am. ओके, मुझे क्या बताना है कि फॉर एग्जांपल आपके पीछे मेहनत करने वाले आपके पेरेंट्स, आपके टीचर हैं, तो आपको खुद को भी थोड़ा सा आपको मेहनत करना चाहिए। अगर आप किसी को भी बताओ कि हाँ डाउन सिंड्रोम, हर बात हम लोग सब
सब जगह यहाँ पे बता ही देते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ। तो थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे तो थोड़ा सा बाकी के बच्चों को भी पता है। हाँ, कोई तो पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैम। पढ़ना Yes. जरूरी है, पढ़ना किसे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए, नॉट टोटली डिपेंड ऑन द टीचर। थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टडी होना चाहिए जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, मुझे और क्या करना है, मुझे और क्या करना है। ओके, यू आर नॉट मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। आगे का देखते हैं, एफर्ट्स ऑफ एडीएपीटी। एडीएपीटी का मतलब दिया है एबल डिसेबल ऑल पीपल टुगेदर, demands that the disabled will be given the facilities the normal people have. They want the access to the public transport, then access to the public places and access to the public employment. एफर्ट टू द एडीएफटी का मतलब क्या होता है कि एबल डिसेबल ऑल पीपल टुगेदर मीन्स जैसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए सब कुछ फैसिलिटी होती है वैसे एबनॉर्मल एबनॉर्मल नहीं बोल सकते पर डिसेबल पर्सन के लिए भी वैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी होना चाहिए, उनको मदद मदद मिलना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में भी उनको मदद मिलना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनके लिए सीट रिजर्व होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और मैम नो? फिर से बता नहीं पॉइंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एफर्ट ऑफ एडीएफटी। ये जो आपको ये पूरा का जो पूरा डार्क हैंडराइटिंग में दिख रहा है ये टाइटल, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजेबल और मेंटली रिटार्डेड और डीफ और डम्प एंड ब्लाइंड पीपल है उनके लिए काम करता है। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे हम नॉर्मल व्यक्ति के लिए सब जगह हमारे लिए ओपन है कि नहीं, सब जगह हम जा यस सकते मैम। हैं कि नहीं, कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट में हम जा सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट में मीन्स फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ड्राइवर का काम कर सकता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना। दूसरा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल डिस्कवरी में हम देखते होंगे ट्रांसपोर्ट में दूसरा भी आता है कि फॉर एग्जांपल माल पैकिंग किया जाता है, गुड्स पैकिंग किया जाता है। एम आई राइट? यस मैम। तो जहाँ पे जगह खाली है वहां पे Yes. ऐसे डीफ और डम पीपल की फॉर एग्जांपल ब्लाइंड पीपल को हम ट्रांसपोर्ट में नहीं भेज सकते, लेकिन जो डीफ और डम पीपल है कि यहाँ पे उनके लिए भी फैसिलिटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी होगा ना। एम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने अभी बात किया कि एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे भी जगह खाली है तो उनको लेना चाहिए और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट की बात हो, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो या हम बोलते हैं कि बैंक सर्विस की बात हो। उजीफा ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज, Yes. ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज अपना। Okay. पब्लिक प्लेसेस में भी उनको मदद नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखिए कि कभी कभी जो अंध व्यक्ति हैं वो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो उसको क्रॉस कराने वाला भी कोई नहीं होता। एम आई राइट? यस मैम। एम आई राइट? तो ऐसा मदद उनको मिलना चाहिए, ये बताना है। दूसरा है इनोवेटिव रेगुलेशन प्रोग्राम फॉर द मेंटली हैंडीकैप। द टू इनोवेटिव एफर्ट्स at helping mentally handicapped deserve to be recountable. First is companionship for the mentally handicapped. The people with the mental retardation lack somebody whom they can call their own. And as a solution to this, Dr. Suparna Telanga, consulting the psychiatrist at the Jangir Hospital, Pune, has started the companionship program for the mentally retarded person or individual. यहाँ पे क्या बताए, इनोवेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर मेंटली हैंडीकैप। तो जैसे हम नॉर्मल व्यक्ति के लिए हमारे लाइफ में हर एक इंसान की जरूरत होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ, गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड, ओके, या फ्रेंड की जरूरत होती है, ऑपोजिट सेक्स, ओके, मेल फीमेल ऐसी जरूरत होती है, वैसे ही मेंटली जो रिटार्डेड पर्सन है उनके लिए भी ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर सुपर्णा तेलंगा वो साइकियाट्रिस्ट के साथ काम करते हुए उन्होंने जहांगीर हॉस्पिटल पुणे में ये कंपेनियनशिप फॉर शी स्टार्टेड द कंपेनियनशिप फॉर मेंटली रिटार्डेड पर्सन। समझा? समझा? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट है मीन्स मैरिटल लाइफ की वजह से नहीं, मैरिटल लाइफ को वो उसको लेकर नहीं। दूसरा है कि फॉर एग्जांपल जो फीलिंग शेयर करते हैं,
ओके। ऑर्फन ऑर्फन एजेस होते हैं कि नहीं, ऑर्फन एजेस कि जहाँ पे अनाथ बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे पाले जाते हैं, एम आई राइट? Yes, ma'am. दूसरा एक एग्जांपल है, ओल्ड एज होम्स होते हैं कि नहीं, वृद्धाश्रम। हाँ मैम। हाँ, तो वहां पे देखिए सब सिंगल सिंगल पेरेंट्स होंगे, सिंगल सिंगल, किसी के बाप पिताजी है, किसी के माताजी है, किसी के पिताजी है, माताजी है। तो इस उम्र में जैसे उनको एक कंपेनियन की जरूरत रहती है, एक चला गए वो रह गए हैं, लेकिन बच्चे उनको पूछते नहीं है, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो वहां पे देखिए सबका एक अलग ग्रुप होता है कि नहीं? कि फॉर Yes, एग्जांपल ma'am. मैंने ऐसे बहुत केसेस मुंबई में देखे हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम मुंबई जाते हैं तो मैंने ऐसे बहुत सारे कि उनका पर्टिकुलर जो हम बोलते हैं ना कि बुढ़े लोगों का या जो इनका एज सेम है, रोज शाम को या सुबह में कि जब हम शाम को निकलते हैं घूमने के लिए, वहां पे पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ होता है उनके, क्योंकि एक घर में नहीं है और घर में बच्चे उनको पूछते नहीं है, अपना अपना लाइफ वो अपनी तरह से स्पेंड करते हैं। तो इनके लिए भी, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए भी उनका एक कंपेनियन कि जिसके साथ वो अपना फीलिंग शेयर कर सके, ऐसा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। समझा? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। मैच मेकिंग सर्विस फॉर स्लो लर्नर्स, द पर्सन विथ borderline IQ are slow learners and such as the person have difficulty in handling normal life situations. Child Reach voluntary organization in Mumbai has set up marriage preparation and guidance service for for the people with disability. ओके, तो यहाँ पे मुंबई में एक चाइल्ड रीच वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया है, सेटअप किया गया है कि जहाँ पे मैरिज प्रिपरेशन एंड गाइडेंस सर्विस फॉर फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी, डिसेबल पीपल के लिए बनाया गया है। कि फॉर एग्जांपल जैसे अपंग व्यक्ति होता है तो उनकी शादी करनी है, तो सामने वाला वैसा ही चाहिए ना, वैसा ही चाहिए कि नहीं? Yes, ma'am. फॉर एग्जांपल Yes, ma'am. कोई कौन कौन लड़का या कोई कौन सी लड़की अपंग लड़के या अपंग लड़की के साथ शादी करने के लिए रेडी होगा? उसके लिए मैच्योर नहीं होगा। नहीं होगा, उसके लिए मैच्योरिटी लगती है, उसके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगता है। ओके, तो ज़्यादातर जैसे जोड़ियाँ बनाई जाती है तो उनके लिए भी वैसे ही कंपेनियन ढूंढा जाता है। दूसरा बात है कि जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनका आईक्यू थोड़ा कम है, जिनको नॉर्मल एक्टिविटीज करने में भी दिक्कतें आती है, तो उनके लिए ये जो चाइल्ड रीच ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है। थोड़ा सा कम है बुद्धि, उनका इंटेलेक्ट थोड़ा सा कम है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे डीफ और डम्ब पीपल है, ओके, तो वो हम बोलते हैं कि इंटेलेक्ट है पर डीप और डम्प है। ओके, तो जब सपोज लड़का है तो उसकी शादी के लिए कोई लड़की, जैसे नॉर्मल लड़की कोई रेडी होगी डीप और डम्प पीपल के साथ, लड़के के No. साथ? नो। नहीं होगी। तो उसके लिए भी वैसे ही लड़की ढूंढी जानी चाहिए, उसके लिए वैसे ही लड़की ढूंढी जानी चाहिए, क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग होता है, उनका फीलिंग्स अलग रहता है, सब कुछ समझ में आ रहे, पर हम बोलते हैं कि कुछ कमियों की वजह से वो अपना शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए दो लाइफ खराब नहीं कर सकते, उसके लिए वैसा ही चाहिए। समझा? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। सेल्फ हेल्प फॉर ओवरकमिंग हैंडीकैप्स। तो यहाँ पे क्या बोला, देयर आर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ हैंडीकैप पर्सन हु हैव एक्सेल थ्रू द सेल्फ एफर्ट। Mark Inglis, the first double amputee to reach the summit of Mount Everest. Kanchan Gaba, the blind mountaineer. राजीव, यहाँ पे देखिए आपको शायद दिखा देता होगा, राजीव बागा, हियरिंग impaired national badminton champion. B.S. Chandrasekhar, former test cricketer who was struck by polo at the age of 5, are few examples of triumph of mind over the matter। कि ऐसे जैसे हम बोलते हैं कि हैंडीकैप पीपल क्या और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके ये बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। देखिए, मार्क इंग्लिश है जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुंचे। ओके,
फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू रीच, उन्होंने डबल किया था। ओके, मार्क इंग्लिश। दूसरा है कंचन गाबा, जो ब्लाइंड थी फिर भी वो माउंटेनियर थी, मीन्स उन्होंने पर्वत चढ़े या पहाड़ चढ़े। ओके। तीसरा है राजीव बागा, हियरिंग इम्पैक्ट, उनको सुनने में दिक्कत थी फिर भी वो नेशनल बैडमिंटन चैंपियन बने। दूसरा है BS चंद्रशेखर, जो पहले हम बोले कि क्रिकेटर थे, क्रिकेटर रह चुके, जिनको पोलियो था। 5 साल की एज में उनको पोलियो था फिर भी वो क्रिकेटर बने। सो देर आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ट्रायम्फ ओवर द माइंड ओवर द मैटर। द फर्स्ट पॉइंट इज मार्क इंग्लिश। अभी सबके बारे में बताएं। मार्क इंग्लिश एज ए यंग, आगे देखिए यहाँ पे, Mark English as a young man while climbing Mount Cook in the New Zealand in November 1982. English was stuck in the ice caves for the 13 days and both of his frost bitten legs had to amputated sorry had to be amputated below the knee, and in 2002 that he conquered the Mount Cook. This story was documented by the film No Mean Feat, the Mark English story, on the 18th May 2006. After the 40 days of climbing, English became the first ever double amputee to reach summit of the Mount Everest. ओके, मीन्स जैसे अभी हमने ये सब एग्जाम्पल देखे, ये देखिए आगे, ये सब एग्जाम्पल देखिए, उसमें सबसे पहले मार्क इंग्लिश का नाम आता है। तो मार्क इंग्लिश ने क्या बताया कि मार्क इंग्लिश जो हम बोलते हैं कि न्यूजीलैंड में उन्होंने सबसे पहले न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था 1982 में। वो 13 दिन के लिए माउंट एवरेस्ट में, जैसे वहाँ पे बर्फ ज़्यादा होते हैं, वो 13 दिन के लिए वहाँ पे फंस गए थे। ओके। और उसके वजह से उनके जो पैर हैं, जो हम बोलते हैं नी या घुटनों के नीचे के, जो हम बोलते हैं जो है घुटने के नीचे का भाग, वो पूरा क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। बट उसके बावजूद भी 2002 में उन्होंने वापस माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़े। तो उसके लिए एक उनकी ऊपर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम दिया गया नो मीन फिट, द मार्क इंग्लिश स्टोरी। और 2006 में वंस अगेन ही क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, उन्होंने 2 बार अटेम्प्ट किया माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए। ओके। तो जिसकी वजह से लोग उनको आज भी याद करते हैं। समझा? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं, लास्ट। Then Kanchenjunga, Kolkata's Kanchenjunga, lost her sight at the age of 8. She is an ace mountaineer and has not allowed her blindness to become the hindrance. तो ये कंचन गाबा थी, उन्होंने अपनी 8 साल की उम्र में ही अपनी दृष्टि या अपनी हम बोलते हैं कि साइट खो दिया था। तो उन्होंने फिर भी वो माउंटेनियर बने, उन्होंने पहाड़ चढ़े। तो अपने ब्लाइंडनेस को लेके वो बैठ नहीं गए कि हाँ मुझे अभी और कुछ मैं कर नहीं सकती। एक उन्होंने अपना बेंचमार्क सेट किया, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि ब्लाइंड होने के बावजूद भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? No, ma'am. No, ma'am. ये आगे का स्लाइड नहीं दिख रहा है, मैंने दिया है यहाँ पे, पर वो स्लाइड नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि कंचनगाबा, नाम तो सुना है ना, अभी अभी मैंने ये 5 नाम बोले, Yes, ma'am. उसका डिटेल में ही बताया है कि कंचनगाबा लॉस्ट हर साइट एट द एज ऑफ 8। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपना वो उनको दिख नहीं रहा था, फिर भी वो पहाड़ चढ़े।
पहाड़ चढ़े, ऐसा नहीं कि जैसे हमको तो नॉर्मल पीपल को पहाड़ चढ़ने में दिक्कत ही जैसे होती है कि हम इतना कैसा चढ़ सकते, लेकिन तो वो ब्लाइंड होते हुए वो चढ़े, और उन्होंने अपना जो हम बोलते ब्लाइंडनेस, हिंड्रन्स मीन्स आपण त्याला म्हणतो अडथळा, की त्याला ते घेऊन नाही बसून राहिले. हा, मला हे असं होतंय, मला असं होतंय असं घेऊन बसून राहिले नाही. त्यांनी काय केलं, असं असून सुद्धा ते डोंगर चढले, एवढंच सांगायचं. आता समजलं? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. नेहा राव, द मूवी तारे जमीन पर हैज ड्रॉन द अटेंशन टू द चिल्ड्रन विद द डायलेक्सिया. As with the main character in that movie, Neha Rao, the student of Swami Vivekanand School in Mumbai, has finally achieved her goal, and she stood first in her class and was monitor of her class. This is commendable achievement. तो ये जो नेहा राव का जो एक एग्जाम्पल बताया गया, वो जो बच्चा बताया गया, शायद ऐसा रियल लाइफ में नेहा राव ऐसी एक लड़की है जो डायलिसिया से पीड़ित थी और उनको पढ़ने लिखने की दिक्कत थी, लेकिन ये मूवी के जरिए हमको ये समझ में आता है कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में तो क्लास में खड़े रही मन, शी स्टूड इन द क्लास एंड शी बिकेम द मॉनिटर. तो मॉनिटर कब हमको बनाया जाता है, कि जब हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं और लोग बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी मॉनिटर बनाया जाता है. तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. समझा? सिंपल पॉइंट है. Yes, ma'am. ओके, आगे का 2 पॉइंट देखते हैं. सेम तारा पोरवेला, the blind person who graduated from the Xavier College, Mumbai in 1981 and has set up the Xavier Resource Center for the Visually Challenged. वो खुद ब्लाइंड होते हुए भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया 1981 में, और उनके बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम है एक्सिवियर रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज. जो विजुअली चैलेंज है उनके लिए सेटअप किया. समझा? मैम फिर से बोलो एक बार प्लीज. सेम टेरोपेरा वाला ये एक ब्लाइंड पर्सन है जिन्होंने जेवियर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था 1981 में, और उसके बाद उन्होंने ब्लाइंड पर्सन के लिए जो विजुअली हैंडीकैप है उनके लिए जेवियर रिसोर्स सेंटर उन्होंने ओपन किया. सिंपल है. समझा? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. Yes, ma'am. Professor B.V. Acharya. Professor Acharya lost his sight at the age of 13. He wants the clothes to be he wants clothes to be so made that even the blind person can choose what please his senses. With the help of the fashion writer Meher Castellania and the fashion designer Wendell Roderick, the Visionaire collection was launched in April 2001. Clothes designed under his brand name would appeal to both sight and visually handicapped customer. तो ये बीवी आचार्य हैं, उन्होंने अपने 13 साल की उम्र में ही अपना दृष्टि खो दिया था, लेकिन वो एक ऐसे कपड़े बनाना चाहते थे, वो फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे. तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे कपड़े बनाए कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो देख तो नहीं सकते, लेकिन छू के वो कपड़े को महसूस कर सकते हैं. ओके, तो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फैशन राइटर की मदद से, फैशन राइटर की मदद से, यहाँ पे नाम दिया गया है मेहर कैस्टलिनो एंड फैशन डिजाइनर वेंडल रोडेरिक्स, इनकी मदद से उन्होंने अपना विजनर कलेक्शन वहाँ पे लॉन्च किया अप्रैल 2001 में, जहाँ पे नॉर्मल पीपल भी कपड़े ले सकते हैं और जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए भी एक सेंटर वहाँ पे बनाया गया. ओके, एंड लास्ट वाला पूरन चौहान lost the leg at the age of 10, but this handicap is not an obstacle. He has learned martial arts and has 3rd degree dan black belt. ओके, तो पूरन चौहान जिन्होंने अपनी 10 साल की उम्र में अपने पैर खो दिए थे, ओके, फिर भी ये हैंडीकैप उनके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं था, कि उनके लिए कोई बड़ा ये नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने
हम बोलते हैं कि मैरिटल नहीं, मार्शियल आर्ट उन्होंने सीखा। और जैसे हम कराटे में 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट होता है ना, वो भी उन्होंने सीखा। तो हैंडीकैप होते हुए भी उन्होंने ये सब कुछ सीखा था। दूसरा कि आपने शायद सुधा चंद्रन का नाम सुना है, सुधा चंद्रन नाची मयूरी, ये मूवी तो आपने नहीं देखा होगा। जो सुधा चंद्रन एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है, उन्होंने क्या किया था, उनका भी एक लेग नहीं था, एक्सीडेंट में उनका भी एक लेग चला गया था। उनके ऊपर एक मूवी पिक्चराइज हुई, नाचे मयूरी, बहुत पुरानी मूवी है, कि हैंडीकैप होते हुए भी वो, जैसे हम बोलते हैं कि लकड़ी का जैसे पैर लगाते हैं ना, आर्टिफिशियल पैर लगाए थे कि नहीं, आर्टिफिशियल Yes, पैर, ma'am. वैसे लगा के उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो आज भी बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, और नाची मयूरी उनका बहुत फेमस मूवी था। तो ये हैंडीकैप में आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है। ठीक है, समझा? Yes, ma'am. ओके, तो ये दूसरा यूनिट खत्म। यूनिट 2 ओवर। वी शैल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विथ यूनिट नंबर 3। ठीक है, मैम Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. वी शैल स्टॉप हियर। आपको देखना है तो देखिए, कोई मीन्स कोई पॉइंट रह गया, शायद आपको शायद सभी पता चले, क्योंकि मैंने फिर से रिपीट किया, कल मैंने रिकॉर्ड किया था ये। हेलो, ये फिर से रिपीट किया, so we shall stop here. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay.